हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 14 ऑन पीएनसी। बच्चों, अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में ग्रुपिंग पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर परमुटेशंस। सर्कुलर परमुटेशन होने के बाद आपका बी सेक्शन सीट के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा और वो भी आपके होमवर्क में है। वो भी से मतलब क्या है कि अभी आपको आज बाइनोमियल का भी काफी होमवर्क दिया गया है, तो इसमें बस एक छूट ये रहेगी कि आप लोग केवल पार्ट 1 का बी सेक्शन करेंगे पूरा, ठीक, पार्ट 2 का नहीं, लेकिन करना तो है। यस यस, वो तो बहुत अथाह समुद्र है, उसकी बात नहीं कर रहे हम, लेकिन जो है वो तो करना है। नेक्स्ट वीक से आप लोग पूरे कंफर्टेबल जोन में होंगे, लेकिन ये भी सच्चाई है, केवल और 3 दिन की बात है, तो ये 3 दिन थोड़े से एक्स्ट्रा मेहनत कर लो। हाँ, वो बोल दिया ना मैंने, वो तो अथाह है, उसका तो कुछ लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। उधर जनरली ऐसा हम बोलते हैं स्काई इज द लिमिट, तो उसकी तो स्काई भी लिमिट नहीं है। ओके तो ओके, तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, अभी तक हम लोगों ने जो परमुटेशंस पढ़े या जो अरेंजमेंट्स पढ़े वो सब हमेशा एक लाइन में अरेंज कर रहे थे हम। आज हम पहली बार उनको एक सर्कल में अरेंज करेंगे। तो हमें ये देखना है कि अगर वही सारे अरेंजमेंट हम सर्कल में करते हैं तो कहाँ चेंजेस आते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही है कि हमारे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सभी को लेकर हमें एक सर्कल में अरेंज करना है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब हमारे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते थे और उनको सबको लेकर हमें एक लाइन में अरेंज करना होता था, तो उसके तरीके होते थे एन फैक्टोरियल, ठीक है नहीं। और जब कुछ को लेके करना होता था तो उसके तरीके होते थे एनपीआर, या एन में से आर को सेलेक्ट करके एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, ऐसा करते थे हम लाइन में अरेंज। फिर हमने उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी किए कि भाई दो बंदे साथ में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, कभी साथ में नहीं बैठेंगे या हमेशा साथ में बैठेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने लीनियर परमुटेशन में किए, तो वो चीजें हम लोग सर्कुलर परमुटेशन में भी करेंगे। लेकिन पहले हमें एक बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा कि लीनियर परमुटेशन में और सर्कुलर परमुटेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए एक हेडिंग, मतलब हेडिंग तो यही है, डेफिनेशन लिखिए, द नंबर ऑफ वेज। नेक्स्ट पेज पे लिखो, सर्कुलर परमुटेशन हेडिंग डालो नेक्स्ट पेज पे और उसमें लिखो सर्कुलर परमुटेशंस और सर्कुलर अरेंजमेंट्स, कुछ भी कह सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज in which, the number of ways in which n distinct objects, in which n distinct objects can be arranged in a circle, n distinct objects can be arranged in a circle, is given by, is given by, can be arranged in a circle is given by n minus 1 factorial, n minus 1 factorial। ब्रैकेट में लिखेंगे here anti-clockwise and clockwise arrangements are different, here anti-clockwise and clockwise arrangements are different। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे but if clockwise and anti-clockwise arrangements are same, but if clockwise and anti-clockwise arrangements are same, then number of arrangements of n distinct objects, लिख लेके लिखना नहीं आता तुझे, कहां से? अच्छा, वायर, number of arrangements of n distinct objects are same, then मतलब फिर से सुन लो, if clockwise and anti-clockwise arrangements are same, then the number of ways या number of arrangements ऐसे लिख लो,
number of arrangements of n distinct objects on a circle is n minus 1 factorial upon 2 is n minus 1 factorial upon 2। अब इन दोनों बातों का मीनिंग समझो कि मीनिंग क्या है। देखो ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 पर्सन हैं, P1 P2 P3, 3 पर्सन हैं, और मैं उनको एक राउंड टेबल पे बिठाना चाहता हूं। तो मैंने यहां पर P1 को बिठाया, ये P2 को बिठाया और ये P3 को। मतलब ये हो गया P1 P2 P3, ऐसे बिठाया। फिर मैंने क्या किया, ये जगह तो यही है, यहां पर P1 को लिया, यहां पर P2 को लिया और यहां पर P3 को लिया। मतलब मैंने अभी लिखा P2 P3 P1, P2 P3 P1, P1 P2 P3, P1 यहां आ गया, P2 यहां आ गया, P3 यहां पर आ गया। और फिर मैंने एक बार यहां पर P2 को ले लिया, P2 P3 P1, मतलब P3 P1 P2। अगर हमने इनको एक लाइन में अरेंज किया होता, ये मैं लाइन में अरेंज कर रहा हूं यहां पर, तो ये 3 अलग अलग परमुटेशंस हैं, है कि नहीं है? 3 अलग अलग, 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग सर्कल में कितने अरेंजमेंट्स हैं? ये 3 अरेंजमेंट हमने लाइन पे किए। सर्कल में कितने अरेंजमेंट हुए? सर्कल में नहीं, वो तो फॉर्मूला याद कर लिया आप लोगों ने, देख के बोलो, फॉर्मूला तो बाद में आएगा फॉर्मूला। सर्कल में कितने अरेंजमेंट है? 1। सर्कल में तो अरेंजमेंट बदला ही नहीं, खाली टेबल घुमाई है। बताओ कौन से बंदे की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बदली है? जो जिसके आजू और बाजू में था वो अभी भी उसी के आजू बाजू में है। देख लो, कोई पोजीशन नहीं बदली किसी की भी। खाली अंतर ये हुआ होगा कि ये टेबल पे ये लोग तो ऐसे कैसे बैठे हैं, एक बंदे ने इधर से देखा तो P1 सामने देखा, एक उधर से देख रहा तो इधर से P1 इधर दिख रहा है उसको। बंदे नहीं बदले, खाली एक ही बंदा है जो अलग अलग लोकेशन पे जाके इनको देखा, लेकिन ऑब्जर्वेशन है वो खाली। लेकिन मेन तो हमें सर्कल पे अरेंजमेंट देखने थे ना, तो सर्कल पे तो अरेंजमेंट एक ही है। सर्कल पे अरेंजमेंट तब बदलता जब उसके आजू बाजू के बंदे चेंज होते। अगर आप P1 के बारे में सोच रहे हो तो P1 के लेफ्ट में, इधर की तरफ राइट में P3 और लेफ्ट में P2 है कि नहीं है? अगर P1 इधर की तरफ मुंह करके बैठा है तो उसके लेफ्ट में P2, राइट में P3 है ना। यहां पर देखो, P1 के लेफ्ट में P2, राइट में P3 है। यहां भी देखो, लेफ्ट में P2, राइट में P3 है, और सबकी स्थिति ऐसे के ऐसे ही है। तो फिर अरेंजमेंट में चेंज क्या हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल 3 अरेंजमेंट डिफरेंट थे एक लाइन में 3 बंदों के, वो सर्कल में एक ही है। समझे नहीं समझे? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर 3 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं डिस्टिंक्ट, P1 P2 P3, और अगर मैं ऐसा मानूं कि लेट स्मॉल x बी द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस, बी द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस या सर्कुलर अरेंजमेंट्स, अगर ये x जो है वो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x इंटू 3 जो है वो एक्चुअली 3 फैक्टोरियल के बराबर है। जो इसके टोटल 6 होते हैं P1 P2 P3 के, एक के कोरस्पॉन्डिंग 3 बन रहे हैं ना। देखो इतने सर्कुलर परमुटेशन है x, उसमें आप देखो इसके 3 है, इसका 1 है। नहीं समझ रहे? अच्छा समझाऊंगा तुम्हें पक्का। देखो सर्कुलर का 1 के कोरस्पॉन्डिंग 3 ऑब्जेक्ट के ध्यान में रखते हुए, सर्कुलर का 1, लीनियर के 3 बराबर। तो अगर सर्कुलर के
एक्स होते तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके वो टोटल बनते ना, जो कि लीनियर के सारे बनते हैं। 3 गुणे बन रहे हैं ना इसमें भाई। जो सर्कुलर में एक था वो लीनियर में 3 है, अलग अलग नहीं है क्या? और 3 बंदों के लीनियर में मैक्सिमम टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट जो है वो 3 फैक्टोरियल है। तो x इंटू 3 ही 3 फैक्टोरियल के बराबर होगा ना, वेयर x डिनोट द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस। अरे वैसे ये तो वैसे ही सवाल हुआ ना यार कि भाई 5 पेन की कीमत 20 रुपए है, तो एक पेन की कीमत बताओ, और एक की पता है तो 5 की बताओ। तो आप क्या करोगे, एक की मान लो 3 रुपए है तो 5 पेन की कीमत कितनी हुई, 15। तो 5 इंटू 3, इधर तो 5 इंटू 3 लिख रहे हो और उधर तो जितनी है तो है ही टोटल 20 या 15 जो भी है। तो वही तो किया मैंने भाई, 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लीनियर परमुटेशन टोटल 3 फैक्टोरियल हो सकते थे। मैंने उनको कंपेयर किया सर्कुलर परमुटेशंस के साथ में कि एक लीनियर के कोरस्पॉन्डिंग सर्कुलर कितने होते हैं या एक सर्कुलर के कोरस्पॉन्डिंग लीनियर कितने हैं। तो मैंने देखा एक सर्कुलर के कोरस्पॉन्डिंग लीनियर 3 है, तो x सर्कुलर के कोरस्पॉन्डिंग लीनियर 3x हुए, लेकिन लीनियर तो टोटली 3 फैक्टोरियल है। आना चाहिए समझ में यार, इससे कोई तो बात है नहीं यार। फिर सुन लो, एक बार फिर सुन लो, एक सर्कुलर परमुटेशन के कोरस्पॉन्डिंग 3 ऑब्जेक्ट को कर लेते हैं, तो एक सर्कुलर परमुटेशन के कोरस्पॉन्डिंग लीनियर 3 है। तो अगर ये है ना 3 1 2 3 अलग अलग अरेंजमेंट है ना ये, जबकि ये सर्कुलर तो एक ही है। तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट के कोरस्पॉन्डिंग लीनियर के 3 है। तो अगर सर्कुलर टोटल x होते तो लीनियर 3x होते कि नहीं, लेकिन लीनियर टोटल 3 है, 3 फैक्टोरियल है ना 3 जनों के, तो 3x 3 फैक्टोरियल के बराबर हुआ कि नहीं? बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? भाई यार इससे आसान तरीके से कैसे बताओ इस बात को? नहीं रिकॉर्डिंग क्या देखना है, मतलब पहले रिकॉर्ड होगा तब तो देखोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से मतलब, लेकिन मुझे तो केवल सर्कुलर निकालने थे, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, x इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3, मतलब 2 आ गया, 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते थे उसको। अच्छा एक एग्जाम्पल वो ले लेते हैं, चलो इस बार 5 बंदे पकड़ते हैं, मिटा दूं, लिख लो है किसका होंगे ना। देख अभी इन दोनों की स्थिति बदल दो आपस में, सेम नहीं हो रहा ना, एक बार एक के लेफ्ट में एक के राइट में आएगा ना, अलग अलग होंगे ना, फिर अलग होगा, 2 तरीके होंगे। देखो यहां पर टोटल x की वैल्यू 2 आई ना, तो 2 ही मतलब 3 बंदों को सर्कल में बिठाने के 2 ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जो सामने बना हुआ है, और एक तरीका क्या होगा, ये जो P1 है, अब इसको फिक्स रख के ऐसे इनको बदल दो, यहाँ P2 लिख दो, यहाँ P3, और उनको घुमा दो। अब देखो तो 3 को 3 जो दिखेंगे वो देखने में अलग होंगे, लेकिन होगा एक ही। नहीं समझ रहे भाई, एक परमुटेशन तो ये है सर्कुलर, हमने टोटल आंसर बोला कि 2 आएंगे, तो दूसरा सर्कुलर परमुटेशन कौन सा, देखो ये बनाता हूं दूसरा भी। देखो ये दूसरा बन सकता है, ये एक है, इसमें क्या है P1 के राइट में P3 है, लेफ्ट में P2 है, जबकि दूसरे परमुटेशन में ऐसा हो रहा है कि P1 के लेफ्ट में P3 है, राइट में P2 है। तो ये तीनों मिला के एक ही है, ये तो ये तीनों मिला के एक है, तो ये 2 ही सर्कुलर परमुटेशन पॉसिबल हैं। जबकि लाइन में वो 3 फैक्टोरियल होते, अगर आप लाइन में इनको अरेंज कर रहे होते ना, तो वो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 होते थे कि नहीं होते थे, जबकि वो सर्कल में 2 ही है। आ जाना चाहिए समझ में। तो फिर 5 वाले पे बना के बताऊं कि डायरेक्ट चल जाएगा काम? अब इसका तरीका क्या होता है, देखो तरीका ये होता है कि जब भी हमें मतलब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल पे अरेंज करना है,
तो आप क्या करो, उन n में से किसी एक को फिक्स कर दो। जैसे ही n में से एक को फिक्स कर दोगे कि भाई तू तो हिलेगा नहीं, यहां से तू यही बैठेगा, तो बाकी के जो n-1 बच गए ना, अब वो लीनियरली काम करेंगे, तो उनके अरेंजमेंट होंगे n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि अब पोजीशन बदलेगी ही नहीं, p1 की बदलेगी नहीं और बाकी की बदलनी पड़ेगी, मजबूरी है, तो उससे ज्यादा पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं हो सकते थे। देखो जैसे मान लो कि अगर मैं इसी एग्जांपल में लूं कि भाई p1 p2 p3 तीन पर्सन है और इनको मुझे एक सर्कल में अरेंज करना है, तो कितने तरीके से, यानी कि टोटल कितने सर्कुलर अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक को यहां फिक्स कर दो, मान लो मैंने p1 को फिक्स कर दिया, वो सिलेक्ट नहीं करना, 3c1 नहीं करना, इसमें कोई भी बंदा एक बिठा दिया रैंडमली, जिसको बिठाया वो बैठ गया समझो। अब बाकी दो बच गए, दो लोगों को ऐसे समझो जैसे एक लाइन में बिठाना है, टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, 2 फैक्टोरियल, तो वो 2 फैक्टोरियल ही आंसर होगा इसका, मतलब एक बार इधर बैठ जाए, एक बार इधर बैठ जाए, मान लो यहाँ p2 बैठा, यहाँ p3 बैठा, अगले वाले में यहाँ p2 बैठ जाए, यहाँ p3 बैठ जाए, समझे नहीं समझे, तो इस तरीके से। तो जब भी हमें n लीनियर में और सर्कुलर में बस यही एक बड़ा अंतर है, लीनियर में जब जो कोई जहां भी बैठता था वो एक डिफरेंट अरेंजमेंट को प्रकट कर देता था, सर्कुलर में कोई एंड पॉइंट तो होता नहीं सर्कल का, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक एंड पॉइंट या टर्मिनेटिंग पॉइंट या एक बिगिनिंग पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा। जैसे हम उसको फिक्स कर देंगे तो उसके बाद बाकी के अरेंजमेंट लीनियरली ही काउंट किए जाएंगे, तो हम हमेशा एक को फिक्स कर दिया करेंगे और बाकी को अरेंज करेंगे, तो फिर वो सब डिफरेंट अरेंजमेंट्स आएंगे। तो जो आपको डेफिनेशन में मैंने लिखाया कि भाई n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उन्हें हमें एक सर्कल में अरेंज करना चाहते हैं, तो हमने एक को फिक्स कर दिया, बाकी के जो n-1 बचे उनके जो अरेंजमेंट्स है टोटल वो n-1 फैक्टोरियल हुए। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब एक टर्म मैंने लिखवाई आपको, इसमें कुछ सवाल है क्या किसी के मन में? ठीक है, अब मैंने एक टर्म लिखवाई कि अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में अंतर हो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अलग अलग हो, तो आप सीधा सीधा n-1 फैक्टोरियल करेंगे। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डिफरेंस ना हो, यानी कि वो दोनों सेम हो, तो उस केस में आप n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 करेंगे। अब बात आती है कि इन दोनों का मीनिंग क्या है, ये कैसे लगेगा पता हमें कि भाई कब डिफरेंस है उसमें और कब नहीं है। ठीक, तो जब भी आप लिविंग थिंग्स बिठाएंगे ना सर्कल पे, लिविंग थिंग्स, तो समझ लेना कि वहां पर तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग ही रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? भाई आप ऐसे देखोगे और ऐसे देखोगे तो अलग अलग ही दिखेंगे ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में अंतर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? भाई इधर से राम श्याम गीता है, इधर राधा मोहन है, समझ रहे, तो बराबर हो गए ना, अलग अलग हो गए। लेकिन ये मैं लिविंग थिंग्स की बात करूं, लिविंग थिंग्स में सब होगा ऐसे ही, चाहे वो घोड़े बकरी भी बिठाए जाएंगे तब भी। हाँ, ट्विंस में भी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे हमारी क्लास में, उसमें ऐसा आएगा कि भाई 4 चाइनीज हैं, 2 अमेरिकन हैं, इस टाइप के लोगों को बिठाना है, तो उसमें भी बच्चे सवाल पूछते चाइनीज को पहचानेंगे कैसे सर, तो सब एक जैसे ही दिखते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है पहचान लेंगे, है ना, जब बिठाएंगे तो पहचान लेंगे। ठीक, हाँ हाँ हाँ, तालिबानी पाकिस्तानी पहचान लेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी, तो सब पहचान में आता है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, जब बैठाएंगे तो पहचान लेंगे, राइट। अब चलो वापस आ जाओ मुद्दे पे। अब क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज जो अरेंजमेंट्स है वो सेम कब होंगे? जब आप इधर से देखो या इधर से देखो सेम दिखे, उसमें अंतर नहीं आ रहा हो। जनरली नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा होता है, जैसे अगर आप एक फूलों की माला बना रहे हो, मतलब आपके पास फ्लावर्स हैं, ठीक है, लेकिन जब तक आप उसको थ्रेडिंग नहीं करोगे, जब तक माला नहीं बनेगी, तब तक तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में अंतर नहीं रहेगा, तब तक तो सेम है। जैसे आप उसमें थ्रेडिंग कर दोगे तो फिर वहां क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में अंतर हो जाएगा, समझ रहे ना। जैसे ऐसे फूल रख दिए तो एक जना इधर से देख रहा है, कि इधर से देख रहा है, कि इधर से देख रहा है, या ऐसे बीच में समझो माला नहीं है ऐसा फूल, तो किसी का क्लॉकवाइज ऐसे फ्लिप
फ्लिप करने के बाद अगर सेम सेम रहता है, समझ रहे ना, जैसे आप मतलब समझ लो यार, हाँ, ऐसा फ्लिप करने के बाद अगर सेम सेम बना रहा तो क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में अंतर नहीं है। तो वहां पर ऐसा नहीं कि वो जो फूल है उसके अंदर जो डले हुए आइडेंटिकल हो, डिस्टिंक्ट भी रहता भी चलता। लेकिन अगर माला बन गई, माला बनने के केस में तो माला वो टंग जाएगी, समझ रहे बात? ये माला टंग गई तो अभी फिर तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अंतर होगा ही होगा। ठीक, मतलब अगर ऐसा बोला कि भाई 7 डिफरेंट फ्लावर्स हैज टू अरेंज इन ए सर्कल, 7 डिफरेंट फ्लावर्स हैज टू अरेंज, डिफरेंट बोल दिया, हैज टू अरेंज इन ए सर्कल, सर्कल में अरेंज करना है, तो वहां क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर ये बोला इन हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म ए गार्लैंड यूजिंग 7 डिफरेंट फ्लावर्स, अब गार्लैंड बनानी है मतलब वहां थ्रेडिंग करनी है, तो वहां पर आपको इनको डिस्टिंक्ट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, वो डिस्टिंक्ट इसलिए लेके चलना पड़ेगा ना क्योंकि अभी माला तो फिक्स हो गई ना यार। अच्छा ठीक है, एक जब सवाल आएगा तभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये समझ में आया ना कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में अंतर जब रहेगा तो लिविंग थिंग्स में अंतर रहता है, इतनी बात क्लियर है। जब अंतर नहीं रहता होगा तब सवाल आएगा, तब अंतर नहीं रहेगा, तब बाई 2 करना है क्योंकि वो सेम अरेंजमेंट रहते, बस इतना समझ लो। लिखो पहला सवाल, थ्योरी खत्म। लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच, तो रितेश तूने सब लिखा हुआ है? हाँ, सबसे ज्यादा समस्या है तेरे साथ में क्लास में वो, तो उसकी पीठ के पीछे बैठ जा। तूने सब लिखा हुआ है ना, तो तू फैकल्टी रूम में जब बैठ के वहां पढ़ ले। ठीक है, चलो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 चिल्ड्रन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 चिल्ड्रन कैन सिट इन ए राउंड टेबल, find the number of ways in which 10 children can sit in a round table। तो क्या आंसर आ गया? 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, सिंपल, क्लियर है। n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो चिल्ड्रन है इसलिए यहां पर क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस रहेगा। दूसरे पे आ जाओ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, इन हाउ मैनी वेज, in how many ways, in how many ways 10 persons can sit around a round table, 10 persons can sit around a round table so that all not have same neighbors in each arrangement, all not have same neighbors in each arrangement। n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। कुछ कुछ फील हो रहा है? नहीं हो रहा तो सवाल करते करते होगा। अभी क्या है, हर अरेंजमेंट में सेम नेबर्स नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है। अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और अपने आप से कोशिश करो कि क्या करना है इसमें, फिर देखते हैं, करते हैं चर्चा इस पर। हर अरेंजमेंट में नेबर सेम नहीं रहे। हाँ बोलिए। हाँ, नहीं डिफरेंट नहीं होगा, सेम होगा।
अभी समझेगा, एक दो बार पढ़ के समझेगा। गायत्री, बात करने में कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है? बात नहीं, क्या समझा? P10 ही है, पड़ोसी उसका वही है, तो क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में अंतर नहीं है ना, तो इसलिए बाई 2 करेंगे। लिखो 10 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, 10 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2। बात नहीं यार, समझ में सब आ जाएगा। इतने सवाल करेंगे कि समझ में आके ही रहेगा, 10-15 सवाल करने पक्का हो जाता। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो, रुका हूं। इन हाउ मैनी वेज, in how many ways 7 different color beads, in how many ways 7 different color beads can be threaded, can be threaded to form a garland, can be threaded to form a garland। समझ गए? 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2, अपॉन 2 लेना पड़ेगा। माला बन गई ना? करेक्शन, माला बन गई। तो माला बनने में सेम ही हुआ है ना, पड़ोसी सेम रहे, सेम ही सवाल तो है भाई। देखो यहां पर भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है जब माला बन गई। अब देखो ऐसे ये माला बन गई, अब इसको आप पलटा दो, कोई अरेंजमेंट डिफरेंट आया है क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में? हाँ मैं एक बात समझ गया, मैंने एक ये लाइन गलत बोल दी थी अभी थोड़ी देर पहले, उसको करेक्ट करो। जब हम डिफरेंट फ्लावर्स को सर्कल में अरेंज करेंगे तो वहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अंतर होता है डिफरेंट फ्लावर्स में, लेकिन जब माला बनेगी तब अंतर नहीं रहेगा। मैंने उल्टा बोल दिया शायद, जहां तक मुझे लगता है, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो। थ्रेडिंग, क्योंकि उसके बाद में वो अपनी पोजीशन नहीं बदल पाएंगे ना भाई। देखो सुनो, अंतर समझो क्यों हो रहा है ऐसा। भाई मान लो कि आपके पास 5 डिफरेंट मोती हैं, ठीक, बीड्स हैं, और आपको उनको एक सर्कल में अरेंज करना है, तो आपने एक को फिक्स किया और इंटू 4 फैक्टोरियल तरीके से बाकी को अरेंज कर दिया। वो 4 फैक्टोरियल आप कर लिए, क्योंकि अब यहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस है, लेकिन जैसे आप माला बना लोगे तो उनके एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब आप माला को ऐसे समझ लो या पलटा के लिख लो, सेम ही रहने वाला है, हाथ बंदा सेम ही रहा ना, तो उसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अंतर नहीं रहेगा। तो जब माला बन जाएगी तो बाई 2 करना पड़ेगा, ध्यान रख लो। क्लियर है? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ, देखो अगले क्वेश्चन में आ रहा है, तो इसका आंसर 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 हुआ। नेक्स्ट, out of 10 flowers of different colors, out of 10 flowers of different colors, out of 10 flowers of different colors, comma, how many garlands can be made। फिर से गार्लैंड बनाने, ठीक है, तो यहां क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम रहेंगे। अरे सुन तो पूरी बात है। हाउ मैनी गार्लैंड्स कैन बी मेड इफ each garland consists of 6 different flowers,
if each garland consists of 6 different flowers, तो मतलब अभी आप क्या करेंगे, 10C6 तरीके से 6 फ्लावर्स को चूज करेंगे और उनसे बनेगी माला। तो 6 - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2। हाँ ठीक है, ओके, हंस रहे ना, कोई बात नहीं, खुश रहना चाहिए। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच find the number of ways in which 5 boys and 5 girls 5 boys and 5 girls can be seated on a round table can be seated on a round table so that no two girls so that no two girls are together so that no two girls are together। देखो ये भी एक बढ़िया सवाल है जिसमें आपको एक सर्कुलर परमुटेशन में और एक लीनियर परमुटेशन में अंतर समझ में आएगा। 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं और आपको उनको एक, जब 5 गर्ल्स हैं क्या, 5 हैं दोनों, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले में 4 ले लेंगे। 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं और हमें इनको एक राउंड टेबल पे बिठाना है और कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं है, समझ गए बात। तो हमने क्या किया, जब वो जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो सेम ही रहेगा, जो साथ में नहीं रहते हैं उनको बोलेंगे हम आपको बाद में बिठाएंगे, आप साइड में खड़े हो जाओ, पहले हम बाकी लोगों को बिठा लेते हैं, यानी कि पहले बॉयज को बिठाएंगे। अब बॉयज को जब आप बिठाओगे 1 2 3 4 5 इन 5 पोजीशन पे आप बॉयज को बिठा सकते हैं 4 फैक्टोरियल तरीके से, एग्री। n-1 फैक्टोरियल, एक को फिक्स करके तो बिठाओगे, नहीं समझे, हाँ कभी 5 फैक्टर लगा दो, लाइन में नहीं बिठा रहे, ठीक है। अब आते हैं गर्ल्स के टाइम, गर्ल्स के पास कि भाई अब आपको बिठाएंगे हम। देखो पहले जब आप लीनियर में बॉयज को बिठाते थे वहां पहले 5 फैक्टोरियल तरीके से बिठाते थे और फिर टोटल 6 गैप बनते थे, यहां बिठाया भी 4 फैक्टोरियल तरीके से है और गैप भी 5 ही बने। देखो 5 ही गैप बने ना, इनमें 5 गर्ल्स को 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जा सकता है। मतलब अगर यही सवाल आपको ये पूछा जाता कि भाई नंबर ऑफ वेज बताओ जिसमें कि 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को हम एक सर्कुलर टेबल पे बिठाएं सो दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, समझ गए। जबकि वहां पर इस केस में 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, याद करो, हुआ था, नहीं यहां नहीं होगा लेकिन वहां हुआ था, लीनियर में हुआ था, मतलब वहां पर बॉय से स्टार्ट करके और गर्ल से स्टार्ट करके 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, समझे। तो यहां पर किसी एक को एक बार बिठा देंगे और नहीं वो तो फिक्स ही है, अभी यही आना ना आंसर, तो बॉय एंड गर्ल्स अल्टरनेट हो गए। अब मान लो कोई बोले कि सर हम तो पहले बॉयज को बिठाना चाहते हैं, पहले तो बॉयज ही बैठे थे, पहली बात तो गर्ल्स को बिठाना चाहते हैं, तो भी तो यही बनेगा। तो इसमें ऑलरेडी अल्टरनेट आ गया, इसमें डबल करने की जरूरत नहीं है, मतलब समझे नहीं समझे। चलिए तो अब इसी सवाल में एक माइनर सा चेंज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले इसको बना लिख लो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब पार्ट है ये। हाँ बना लो, 10-15 तो करेंगे इसके ऊपर, एक ही पेज बचा है, पेज दे दो भाई इसको। इन हाउ मैनी वेज लिखिए, इन हाउ मैनी वेज 4 boys and 4 girls can be arranged, 4 boys and 4 girls can be arranged in a circle alternately, can be arranged in a circle alternately if
if a particular boy and a particular girl, if a particular boy and a particular girl are never adjacent to each other, are never adjacent to each other. आ गया समझ में? क्लियर है? देखो, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, अभी देखो इसमें क्या अंतर रहेगा, कैसे करना है आपको। सबसे पहले तो आप बिना कोई दिमाग लगाए इस सवाल में, जो पहला सवाल था, इसमें अल्टरनेट बिठा लो उनको। अल्टरनेट तो बैठना ही है, उसने बोल ही दिया कि अल्टरनेट होनी चाहिए। तो अभी आपके पास 4 बॉयज और 4 गर्ल्स है, तो उनको अल्टरनेट बिठाने के जो तरीके हुए वो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हुए। किसी को भी पहले बिठा दिया आपने 3 फैक्टोरियल तरीके से, बाद में दूसरे को बिठा दिया 4 फैक्टोरियल तरीके से। अभी क्या हुआ कि ये जो है ना, बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट आ गए, बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट आ गए, आगे कि नहीं आगे? यानी कि टोटल जो बंदे बैठ गए अभी यहाँ पर सब बैठ गए, टोटल है ये तो टोटल है। अब आप उसमें से कौन से तरीके हटाओगे? व्हेन, मान लो वो पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल B1 एंड G1 है, तो व्हेन B1 एंड G1 आर एडजेसेंट, आर एडजेसेंट इन अल्टरनेट केसेस, मतलब इसी में बात कर रहे हैं, इन अल्टरनेट केसेस, जब वो दोनों एक साथ आए होंगे, तो वो कैसे निकालोगे वो सोचो। ये कैसे निकालोगे? B1 G1 साथ में थे हर उसमें, हाँ फिर सोचो, पहले आराम से सोचो। यस श्वेता बोल। हाँ मतलब जब वो साथ में है तब तो घटाने पड़ेंगे ना। टोटल अल्टरनेट केसेस में से ही आप वो तरीके घटा रहे हो जब उन अल्टरनेट केसेस में B1 G1 साथ में थे, तो आपके पास वही बचेंगे ना कि अल्टरनेट केसेस भी हैं और B1 G1 साथ में नहीं है। सवाल तो यही है। 8 क्यों? एटी केसेस में बनते हैं। टोटल वैल्यू निकालो, गलत आएगा आंसर। 8 नहीं आता, ज्यादा आ रहे, बहुत ज्यादा आएंगे। सोचो, थोड़ा और थिंकिंग को बढ़ाओ, ज्यादा आएंगे। और ज्यादा आएंगे। देखो सिंपल, अगर मान लो सवाल यही पूछ लिया होता आपसे कि भाई 4 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, सुन लो 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैं, और उनमें से एक पर्टिकुलर बॉय और एक पर्टिकुलर गर्ल हमेशा एडजेसेंट रहते हैं, साथ रहते हैं, तो उनको बिठाने के कितने तरीके होंगे? समझ गए? यही सवाल पूछ लिया। तो आप क्या करो, वो पर्टिकुलर बोला है तो मतलब उनका नाम हमने B1 G1 रख ही लिए हैं। उनको बोला कि भाई आप लोग क्या करो, पहले साइड में खड़े हो जाओ, पहले हम बाकी जनता को बिठा लेते हैं। तो अभी मेरे पास 3 बॉयज और 3 गर्ल्स बचे, है कि नहीं? और मैंने उनको एक सर्कल पे अरेंज कर लिया, 6 के 6 बंदों को, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल तरीके से मैंने किया। अब मान लो कि एक वो जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट आया वो ऐसा आया होगा, क्योंकि अल्टरनेट ही है ना, B2 G2 B3 G3 B4 G4। अब बात B1 G1 की है कि नहीं? तो अब देखो आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से कोई सा भी आप एक प्लेस चूज कर लो और वहां B1 G1 को डाल दो। अब B1 G1 साथ में रहेंगे, लेकिन उनका जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो नहीं होगा। पहले आपने अल्टरनेटली बिठा लिया इनको सबको, लेकिन B1 G1 का अल्टरनेट वाला जो पोजीशन है कि वो अंदर इंटरचेंज कर सकते, वो नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? देखो
मान लो आपने B1 G1 को यहां डाला, लेकिन B2 G2 यहां था, यहाँ B2 G2 था, तो पॉसिबिलिटी एक ही है ना कि बस G1 B1 ही आ सकता है, पहले G1 को और B1 को ऐसे बिठाना पड़ेगा, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स हैज टू बी अल्टरनेट। तो यहाँ टू फैक्टोरियल नहीं कर सकते आप इनकी वजह से कि आप एक G1 B1 पकड़ो, एक B1 G1 पकड़ो, ऐसा नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अगर आपने B1 G1 लिखा तो दो लड़के साथ में आ गए ना, तो अल्टरनेट भी रहना है उनको, समझे। तो यहाँ पर केवल 6C1 आएगा, इंटू टू फैक्टोरियल नहीं करना है, ये ध्यान रखो। अगर आपने टू फैक्टोरियल कर दिया तो ये संभावना बन गई कि दो बॉय और दो गर्ल साथ में आ सकती हैं, जबकि आपको अल्टरनेट भी रखना था उनको। क्लियर। तो आपके पास टोटल तो यही आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस, इसमें से अब आप वो तरीके सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जब अल्टरनेट तो है लेकिन B1 G1 साथ में है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वो तो बाकी 6 को बिठाने के तरीके हो गए, इंटू 6C1। अब देखो कितना आ रहा है, 72। यस, यही आंसर है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बराबर है 72 याद। नेक्स्ट देखो, पहले बॉय और गर्ल्स को बिठा लिया, बाकी को B1 G1 को बोले साइड में जाओ, तो इनको अल्टरनेटली हमने बिठा दिया इतने तरीके से, 3 बॉय हैं 3 गर्ल, तो 3 बॉयज को 2 फैक्टोरियल तरीके से बिठाया, बाकी 3 लड़कियां 3 ही जगह 3 फैक्टोरियल। अब 6 प्लेस बन गई जो करेक्ट लगा रखे हैं, उन 6 में से ये एक बॉक्स डालना है, 6C1 तरीके से डाल दिया, समझ गया। जब तक खुद से टफ टफ क्वेश्चंस में चाहे इजी में भी अपना दिमाग यूज नहीं करोगे ना, इस चैप्टर में कमांड हासिल नहीं कर सकते। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें आप जितना पढ़ोगे हर दिन आपको लगेगा कुछ नहीं सीखा, बहुत कुछ बाकी है। ठीक है। जैसे जैसे आप जैसे डीपीपी सोल्व कर रहे होंगे आपको लग रहा होगा कि ये भी बचा यार, मतलब ये भी नहीं समझ में आ रहा है सवाल में पूछ क्या रहा है, और 10 तक जाते जाते तो हालत और टाइट हो जाती। लेकिन ये भी सोचो कि डे 1 के मुकाबले में आज जैसा अपना 14th लेक्चर चल रहा है, तब तक आप लोगों ने कुछ अपना ब्रेन डेवलप कर लिया ना, कितनी सारी चीजें आप सोचने लगे, और आने वाले और 10 दिन में कितना सीख जाओगे। 10 दिन तो आराम से लगते हैं इसमें अभी और। ठीक है, चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 Americans and 7 British people, find the number of ways in which 7 Americans and 7 British people can be seated. 7 Americans and 7 British people can be seated on a round table, so that no two Americans are consecutive. No two Americans are consecutive. तो ये तो आप लोग सब बता देंगे आंसर, बताइए। नो टू अमेरिकन आर कॉन्सिक्यूटिव, कोई भी 2 अमेरिकन साथ में नहीं है। कितना? बिल्कुल सही है, 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, हालांकि पहले 6 फैक्टोरियल बोलना चाहिए टेक्निकली। यस, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल करेक्ट है, हालांकि मल्टीप्लाई करके सेम ही आ रहा है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले तो 6 फैक्टोरियल तरीके से बिठाया जाएगा ना, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये जो क्वेश्चन हमने अभी अभी किया, यही क्वेश्चन वापस से करो, संख्या बढ़ा के देखते हैं समझ में आया कि नहीं। यही सेम क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स
can be seated on a circle, can be seated on a circle alternately if, can be seated on a circle alternately if a particular B1 and G1, if a particular B1 and G1 are never adjacent to each other in any arrangement. If a particular B1 and G1 are never adjacent to each other in any arrangement. फाइनल आंसर निकालो। अब अगर पिछला सवाल समझ में आ गया होगा तो ये आंसर आना चाहिए। चलो, जो भी पहले आंसर देगा चॉकलेट। उससे तो समझ में आया। क्लास में कितने लोग समझ रहे हैं कि बस खाली टाइम पास कर रहे बैठ के। एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, जैसे मैंने बताई थी 72। मतलब लोगों की संख्या बढ़ गई है और वैल्यू घट गई है। नहीं, मैं सर्कल बना रहा खाली। हाँ, 2304 नहीं है, 2796। तेरा कितना नमन? यस, 2 चॉकलेट पक्की हो गई। दोनों का एक साथ आया आंसर 1728। 1728 नहीं नहीं नहीं, 1728 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक और मजेदार देखो इसका तरीका। मैंने जानबूझ के सवाल दिया आप लोगों को। एक तो वो तरीका था ही सेम सेम, अगर उस सीक्वेंस को भी फॉलो कर ले तो भी आंसर आ जाता, अगर वो समझ में आता तो। अभी देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई पर्टिकुलर B1 और G1 साथ में नहीं है ना। पहले क्या करो, ध्यान दो। ये देखो B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है। पहले इन 5 बॉयज को बिठा दो, और वो कितने तरीके से बैठे? 4 फैक्टोरियल तरीके से। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब B1 G1 जो है वो साथ में नहीं आते, ऐसा ही तो बोला ना। तो इसका मतलब G1 ना तो यहां आएगी ना तो यहां। तो G1 के पास चॉइस है 1 2 3। तो ये 3 तरीके से G1 को बिठा सकते हैं हम। और बाकी की जो 4 लड़कियां बची वो 4 फैक्टोरियल तरीके से आराम से बैठ जाएंगी। देखो अल्टरनेटिव भी हो गए कि नहीं हो गए। B1 G1 साथ में भी नहीं आए, काम खत्म। हाँ, वापस बताना ही पड़ेगा। जब कभी ज्यादा आसान तरीका है, जब दोबारा बताना ही पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है। देखो, सबसे पहले आपने बॉयज को बिठा लिया 4 फैक्टोरियल तरीके से, कोई प्रॉब्लम। 5 boys on a circle can be arranged in 4 factorial ways, agree? ओके। अब जो G1 है वो B1 के साथ में कभी नहीं आएगी, क्योंकि B1 G1 आर नेवर एडजेसेंट टू ईच अदर, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला गया है। बोला है कि नहीं बोला है? अब देखो, मैं पहले G1 को स्पेशल अटेंशन देते हैं। G1 इधर आ सकती नहीं है और इधर भी नहीं आ सकती। तो G1 के पास चॉइस ही 3 है, 1 2 3। ये 3 चॉइस है, 1 2 और 3। ये 3 चॉइस है G1 के पास। अगर वो इन तीनों जगह में से कहीं भी बैठती है तो वो B1 G1 कभी साथ में नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैंने इन तीनों प्लेसेस में से किसी एक जगह पे G1 को बिठा दिया।
अब 2 प्लेस तो इनमें से, 2 ये, टोटल 4 प्लेस बचे, और गर्ल्स भी 4 ही हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं, कोई कहीं बैठे, तो 4 फैक्टोरियल आंसर। तो अल्टरनेट भी हो गए, और B1 G1 किसी भी अरेंजमेंट में साथ में नहीं आए। टोटल करके देखो आ रहा है कि नहीं आंसर, 1728। ये भी तरीका नोट कर लो। पिछला वाला सवाल भी इससे कर सकते हो आप, ऐसा। अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। है ए पर्सन इनवाइट, नहीं ऐसे नहीं लिखो, पहले सवाल तुम लोग ये लिख लो। रामानुजन, अच्छा अच्छा, हाँ वो 2 नंबर्स के क्यूब्स के सम में 2 तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, लिखिए। रितेश इनवाइट ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स एट डिनर। बर्थडे पे नहीं बुलाया था इसलिए डिनर पे बुला रहा है। लिखो, रितेश इनवाइट ए ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स एट डिनर, एट डिनर एंड सिट्स देम। अब 2 क्वेश्चन है, सीट्स देम मतलब उनको बिठाता है, क्या बोलेंगे उसमें, यही बोलेंगे बस, मेक देम सीट। हाँ मेक देम सीट ऐसे लिख लो। मतलब यहाँ इंग्लिश ग्रामर की क्लास तो नहीं है, ठीक है। मीनिंग समझो कि क्या है। 10 फ्रेंड को ये बुला रहा है और उनको घर पे जो है ना राउंड टेबल पे बिठाएगा। राउंड टेबल पे बिठाने का भी एक अपना इंपोर्टेंस होता है एक्चुअली। नहीं वो नहीं है, अभी फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब उनको जो है ना मतलब वो राउंड टेबल बिठाएगा। देखो राउंड टेबल का मीनिंग समझो, राउंड टेबल का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं तो जब एक अगर आप एक रेक्टेंगल टेबल बनाते हो तो उसमें अगर आप कॉर्नर वाली फ्रंट वाली सीट होती है किसी को देते हो तो वो हेड माना जाता है। और अगर मान लो आप फ्रेंड्स को बुलाते हो और किसी को आपने वहां बैठने के लिए बोला और बाकी को नहीं बिठाया, बोला देख इसकी वैल्यू ज्यादा दे रहा है घर पे, फ्रेंड तो हम भी हैं, है ना। तो राउंड टेबल पे बुलाने का पर्पज यही होता है। मतलब ये एक इंटरनेशनल लेवल पे भी नॉन इवेंट है, गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो वो जब जब भी डिफरेंट कंट्रीज के बीच में होती है तो उसमें वो क्या करते हैं, सबको इक्वल मानते हुए इस ढंग से बुलाया जाता है। उसमें कोई हेड और कोई टेल नहीं होता, समझो कोई अध्यक्ष नहीं है उसका, सब लोग इक्वल मेंबर्स हैं। तो राउंड टेबल का मीनिंग ये भी है, ठीक है। चलिए तो कहां तक, मेक देम सिट ऑन राउंड टेबल। अब इसमें 2 सवाल हैं, 5 ऑन 1 राउंड टेबल एंड अनदर 5 ऑन अदर 5 ऑन अनदर राउंड टेबल। पहला सवाल, 2 टेबल है, मतलब एक पे घर पे बड़ी टेबल नहीं है, वो रेस्टोरेंट में नहीं बुलाया, घर पे बुलाया, समझो ऐसा। तो 2 राउंड टेबल हैं। पहला सवाल में तो आपको क्या करना है, 5 फ्रेंड को एक राउंड टेबल बिठाना है और 5 को दूसरी राउंड टेबल बिठाना है, 5-5 के ग्रुप में, समझ रहे। और दूसरा सवाल है 6 फ्रेंड को एक राउंड टेबल बिठाना है, वो बड़ी है थोड़ी, समझ लो, और 4 को जो है दूसरी राउंड टेबल बिठाना है। 2 सवाल करने हैं आपको, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन अरेंज द गेस्ट। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन अरेंज द गेस्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो इसमें जो हमने कल कंसेप्ट पढ़ा था ना ग्रुपिंग वाला, वो भी आ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा किसी को भी बिठा दो। वहां भी देखना पड़ेगा कि कौन 5 कौन से बैठेंगे इस वाली टेबल पर, 5 कौन से बैठेंगे इस वाली टेबल पे, ये भी मैटर करता है ना। भाई मान लो रितेश के तो फ्रेंड हैं 10, लेकिन जिन 5 को एक टेबल बिठा दिया वो आपस में 5 बात भी नहीं करते, जानते भी नहीं, तो बोर हो जाएंगे ना यार। तो वहां भी जो है ऐसी स्थिति है कि वो कितने तरीके से ग्रुपिंग कर सकता है। तो पहला सवाल देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले ये उसने 5-5 के ग्रुप बनाने हैं, इक्वल डिवीजन हो गया कि नहीं हो गया। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो इसने तो ग्रुपिंग कर सकता वो, जो हमने कल सीखा था, आया याद। अब 5-5 के ग्रुप बन गए।
2, ये नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। अब टेबल में बिठाना है, आगे बताओ क्या करेंगे। अब 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो गया उन टेबल पे बैठने का उनका तरीका। और कुछ रह गया क्या बताइए। और क्या रह गया। टेबल, टेबल, हाँ ये देखो, ये तो ग्रुपिंग, ये ग्रुप बनेंगे, इतने ग्रुप बनाए जा सकते हैं। अब उन ग्रुप्स में आगे 5-5 बंदे, अब 2 टेबल हैं, अब ग्रुप बन के चलो खड़े हो गए भाई, बहुत सारे ग्रुप बनाए, फिर देखा कि चलो ये फाइनल करते हैं, एक ग्रुप ये हो गया, एक ये हो गया। अब 2 टेबल लगे सामने, मुझे तो भाई ये टेबल पसंद है तो इस ग्रुप को इस टेबल पे बैठा दो, या ये पसंद है इस पे बैठा दो, तो वहां टेबल का भी सिलेक्शन होगा फिर। तो 2 फैक्टोरियल तरीके से टेबल का सिलेक्शन किया जा सकता है। फिर वो टेबल का सिलेक्शन होने के बाद टेबल के पास पहुंचे 5-5 बंदे, उनको बिठाया 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो दिस इज द टोटल आंसर। आगे समझ में। और अगर 6 और 4 का करना है, 6-4, तो अनइक्वल डिवीजन हुआ। अनइक्वल डिवीजन में बाय 2 फैक्टोरियल करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर, तो सीधा सीधा आप 10c6 भी कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है ना। तो 4 वाला ग्रुप ऑटोमेटिकली बन जाता था। या जैसे हमने कल सीखा था भाई 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये तो ग्रुपिंग हो गई। ग्रुपिंग होने के बाद टेबल पे 2 फैक्टोरियल तरीके से टेबल को सिलेक्ट कर लिया, और इनटू पहले टेबल पे बैठने वाले बंदे 6 हैं इसलिए 5 फैक्टोरियल, और दूसरे पे 4 है इसलिए इनटू 3 फैक्टोरियल। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हम्म, नहीं नहीं, छोटे बड़े से मतलब नहीं है, ऐसा लिख, वो तो मैंने ऐसे बोल दिया था, टेबल सेम होकर भी बोला कि नहीं हम तो 6 एक साथ बैठेंगे, ऐसा हो सकता है ना। तो इस पे 6 बैठ जाओ, इस पे 4 बैठ जाओ यार। 10c5 में केस रिपीट हो जाते हैं, यही कल मैंने सिखाया था, इसलिए बाई 2 फैक्टोरियल करना पड़ता है इक्वल डिवीजन के केस में। जबकि अनइक्वल के केस में आप यहाँ 10c6 कर सकते थे, वो एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें सवाल में ये तो हो गया होगा तुम लोगों को, मान लो कि एक इसी में, या तो इसी में ऐड कर दे या अलग से कर दे, कि जैसे 5 फ्रेंड हैं इसके, रितेश के, और उसने उनको डिनर पार्टी पे घर पे बुलाया, और वो एक उसको सर्कुलर टेबल पे बिठाना चाहता है, लेकिन कोई भी 3 फ्रेंड किसी अरेंजमेंट में कॉन्सिक्यूटिव ना बैठे, ऐसे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। नंबर ऑफ वेज है, सुनो, 5 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड्स को, या 5 पर्सन है, चलो छोड़ो फ्रेंड्स की बात खत्म, 5 पर्सन है, उनको एक सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है। कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, सो दैट इन ईच अरेंजमेंट नो 3 persons आर consecutive, नो 3 persons आर consecutive। क्यों। सेम 3 सवाल लिखो, इसको डिस्कस करते हैं। n पीपल लिखो, n पीपल A1 A2 A3 up to AN, up to AN sitting on a circle, sitting on a circle, sitting on a circle। number of ways, number of ways
जो पता करने आपको, नंबर ऑफ वेज इन विच 3 people can be selected, number of ways in which 3 people can be selected if no 2 of them are consecutive, if no 2 of them are consecutive, no 2 of them are consecutive. ठीक है, इसी सवाल में एक चेंज ये भी कर सकते थे कि भाई मान लो n फ्रेंड्स हैं या n पर्सन्स हैं और उनको एक सर्कल बैठाना है, कितने तरीके से बैठा सकते हैं, सो दैट द 2 persons are always consecutive, 2 persons are always consecutive. तो वो पहले 2 पर्सन कौन से हैं ये नहीं बताया, पर्टिकुलर वर्ड यूज करता है फिर तो नाम दे देते हैं हम उनको, लेकिन 2 persons are consecutive in each arrangement, तो ऐसे कितने पॉसिबल होंगे? क्यों? तो कौन सा वाला सवाल का आंसर दे रहा है? एन है अभी तो, एन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले समझो उसको कहना क्या चाह रहा है, देन आंसर. n पर्सन हैं, उनमें से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो तीनों लोग कॉन्सिक्यूटिव ना हो? NC3 इंटू 2 फैक्टोरियल से कैसे आंसर आया भाई बताइए एक बार. तो ये जो क्वेश्चन है भाई कल के लिए आप लोगों का होमवर्क रहा, कल तक इसके बारे में सोचो. आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर ये आएगा NC3 माइनस n प्लस n इंटू n माइनस 4. तो कल तक इसके बारे में सोचो कि कैसे आएगा, नहीं तो कल जो है हम इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे. ओके, थैंक यू.